Hello, welcome student. Today we will understand the making of the global war from 10th class book in history. बेटा लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और एंशिएंट टाइम में लोगों की कनेक्टिविटी किस वे से थी और इसके 3 टाइप्स हमने स्टडी की थी। लेबर इट मीन्स माइग्रेशन, ट्रेड यानी कि गुड्स की सप्लाई, और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड था कैपिटल इट मीन्स इन्वेस्टमेंट। इन तीनों में से हम एक एरिया से एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट हो जाती है वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यहां तक कि डिजीज और जर्म से भी वो दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब लोग माइग्रेट होके जाएंगे तो उनके साथ डिजीज भी जाएगी। इन्हीं सभी पॉइंट्स पे हमने स्टडी की थी कि एंशिएंट टाइम में भी हम दूसरी कंट्री से कनेक्ट थे और आज भी हैं। तो एंशिएंट टाइम से मॉडरेट टाइम तक हमने किस किस वे से हमने इसको पास करके, यानी कि कैसे कैसे हमने इसमें उस ड्यूरेशन में क्या क्या अचीवमेंट, नई नई अचीवमेंट हमारे साथ कनेक्ट हुई और लोगों के सामने कैसी कैसी प्रॉब्लम आई, इन सभी की स्टडी हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए या ग्लोबलाइजेशन का स्टार्टअप यूरोपियन कंट्री से मानते हैं, क्योंकि हमने स्टडी की थी कि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था ब्रिटेन में और सिविलाइजेशन इटली में आया था। तो वो सिविलाइजेशन का मिशन लेकर के इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी को कंजप्शन करने के पर्पज से वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट होके गए थे। तो वहीं से ग्लोबलाइजेशन का ग्रोथ माना जाता है। इट्स ओके। अब हम यहाँ पे ब्रिटेन की स्टडी करेंगे। ब्रिटेन से ही इकोनॉमिक, वर्ल्ड की इकोनॉमिक को नई शेप मिली है। ब्रिटेन के पॉइंट स्टडी करते हुए हमने वहां पे देखा था कि लंदन में पॉपुलेशन ज्यादा हैवी हो गई थी। तो फर्स्ट पॉपुलेशन हैवी, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। तो उसके बाद में अर्बन सेंटर इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडेड, क्योंकि वहां फैक्ट्री थी वो अर्बन में लगी थी और रूरल एरिया से लोग वहां पे ज्यादा माइग्रेट होके जा रहे थे। ये स्टडी हमने पहले लास्ट चैप्टर में की थी। इंडस्ट्रीज ग्रोथ है, वहां पे इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो गई थी। और उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो पॉपुलेशन की फूड की सप्लाई की शॉर्टेज हो गई और फूड की सप्लाई की शॉर्टेज हुई तो वहां हाई प्राइसेस ऑफ ए फूड ग्रेन की प्राइसेस काफी हाई हो गई। नेक्स्ट उसी टाइम लैंडलॉर्ड ने क्या किया, ब्रिटेन के लैंडलॉर्ड ने फोर्स किया ब्रिटेन की गवर्नमेंट पे फॉर द इम्पोज ऑफ ए कॉर्न लॉ। तो कॉर्न लॉ क्या है उसकी स्टडी अब हम करेंगे। कॉर्न इट मीन्स फूड ग्रेन। कॉर्न है जो आप पॉपकॉर्न खाते हो वही कॉर्न है।
तो जो कॉर्न है उसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। कॉर्न लॉ इट मीन्स इट वाज द रिस्ट्रिक्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑफ इंपोर्ट ऑफ ए कॉर्न, कि दूसरी कंट्री से जो फूड ग्रेन हमारे पास आता है, कॉर्न आता है, उसको डिक्रीज होना चाहिए, उसको डिक्रीज करना है, यानी कि विदेशी फूड ग्रेन्स को परचेज नहीं करना है। और लैंडलॉर्ड के प्रेशर से गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को इम्पोज कर दिया। आफ्टर इम्पोज दिस लॉज, हाई प्राइसेस ऑफ ए फूड ग्रेन एंड lower community peoples did not purchase their food. It was not a affordable. Okay? अब उसके बाद में जब पब्लिक के सामने फूड शॉर्टेज आ गया, इट मीन्स जहां ब्रिटेन में जो फूड था, प्रोडक्ट होता था, वो लोगों की रिक्वायरमेंट को फिल नहीं कर पा रहा था। जब किसी भी वस्तु की शॉर्टेज हो जाती है तो और उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उसका रेट अपने आप हाई हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने उस कॉर्न लॉ को सस्पेंड किया, उस समय के बाद उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? कि फूड ग्रेन की कॉस्ट को लो रेट पे लग गया। ओके, अब यहां पे इस ब्रिटेन के वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन की नई सेप देने में ब्रिटेन का रोल था। ब्रिटिश पब्लिक की रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से फूड ग्रेन प्रोडक्ट होने लगा। इसके अंदर लैंड मास को क्लियर किया गया, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड मास, क्लियर द लैंड फॉर कल्टिवेशन। कल्टीवेशन के लिए लैंड मास को क्लियर किया गया और उसके बाद में फूड ग्रेन की प्रोडक्टिविटी ली गई। इसकी रिक्वायरमेंट को, ब्रिटेन की रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए वर्ल्ड का हर पार्ट इन्वॉल्व था। ईस्टर्न यूरोप, रसिया एंड उसके बाद में अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें हर कोने से फूड की सप्लाई ब्रिटिश पब्लिक के पास से पहुंचने लगी। इसमें फूड की सप्लाई उसके विलेजेस एरिया से ना होकर के मिलियंस किलोमीटर की डिस्टेंस का कवर करने के बाद उनके पास फूड ग्रेन पहुंचता था। इस फूड की सप्लाई पूरी करने के लिए हमारे पंजाब में भी केनाल कॉलोनी बनाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे हमारे इंडिया में जब थी तो वहां भी उन्होंने कैलान कॉलोनी बनाई। उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया एंड लार्ज प्रोडक्टिविटी लेने के लिए अनकल्टिवेबल लैंड का रिफॉर्म किया और वहां से उन्होंने व्हाइट राइस की सप्लाई ब्रिटेन में करना शुरू कर दिया। वहां व्हाइट राइस ही नहीं बल्कि कॉटन और रबर, इन सभी की सप्लाई भी काफी इंक्रीज हुई, क्योंकि इस ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए कॉटन मिल्स के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, वो कॉटन है और कॉटन की सप्लाई ब्रिटेन में
दुनिया के हर कोने से की जाने लगी। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है किसमें? ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, या ये कहेंगे कि वर्ल्ड को नई शेप देने के लिए। तो नई टेक्नोलॉजी आ गई। नई टेक्नोलॉजी में रेलवेज, स्टीम शिप और टेलीग्राफ, आदि आदि बहुत सारी नई इन्वेंशन हो चुके थे। इनसे क्या फायदा हुआ? रेलवे से तो फूड की सप्लाई उस एरिया में, एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचने लगी। स्टीम शिप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इन सभी कंट्रीज से उन फूड ग्रेन्स की सप्लाई की जाने लगी। किससे? स्टीम शिप से या फिर वाटरवेज से। तो जो स्टीम शिप होती थी उसमें टिल 1819 एनिमल्स वर शिप्ड लिव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। यूरोप में जो शिप से भेजे जाने वाला जो फूड ईटेबल्स थे वो एनिमल्स थे। तो एनिमल्स को जिंदा ही उस शिप में भर करके अमेरिका से यूरोपियन कंट्री में भेजे जा रहे थे। और उसके बाद में थोड़े समय के बाद उसको नए इन्वेंशन हुए, लेकिन उस टाइम की जो पोजीशन थी उसके बारे में सुनिए। ये एनिमल्स एरिया ज्यादा लेते थे और रास्ते में महीनों तक ट्रेवलिंग होने के बाद फेलिंग एंड देयर वेट वर डिक्रीजिंग डे बाय डे। उनका जो वेट था वो भी कम हो जाता था, उसके बाद में वो बीमार पड़ जाते थे और उनका जो मीट होता था उसकी कॉस्ट ज्यादा हाई हो जाते थे। जनरल पीपल्स डिड नॉट परचेज दिस मीट। हाई रेट होता था और हाई रेट होने का कारण टेक्नोलॉजी की डेफिशिएंसी थी, क्योंकि वो एनिमल्स को ही वहां से लोड करते थे। अगर टेक्नोलॉजी होती तो उसके बाद में वो एनिमल्स नहीं बल्कि उसका मीट स्टोर करते और वो स्टोरेज से दूसरी जगह पे सप्लाई होता। कुछ समय के बाद में जब स्टीम शिप आ गई, यानी कि वहां पे स्टीम शिप तो थी ही, वहां से तो वो एनिमल्स बेचते थे, बट फिर उसके बाद में रेफ्रिजरेटर आ गए। अब वो रेफ्रिजरेटर शिप में उसको एनिमल्स को नहीं बट मीट को स्टोर करते हैं और दूसरे एरिया में वो सप्लाई करते हैं। अब ये जो रेफ्रिजरेटर थे इससे वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहता एंड उनका मीट भी था, मीट की जो कॉस्ट थी वो भी इंक्रीज नहीं होती। तो नई टेक्नोलॉजी से फायदा क्या हुआ कि ईटेबल्स, इट मीन्स मीट या दूसरी जो फ्रेश जो गुड्स है या फूड ग्रेन है उसको लंबे टाइम तक स्टोरेज रखने के लिए वो एबल हो गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म। 19th सेंचुरी तक आते आते ये यूरोपियन कंट्री ने कॉलोनिज्म तैयार कर लिया, इट मीन्स दूसरी कंट्री को कैप्चर में करना शुरू कर दिया, क्योंकि दे वांटेड टू ओवरटेक टू अदर कंट्री फॉर द कंजप्शन ऑफ देयर प्रोडक्ट। और साथ में उनमें कंपटीशन हो गया, वो चले गए अफ्रीका में। अब अफ्रीका का देखिए, उन्होंने अफ्रीका को कॉन्क्वेस्ट किया
अफ्रीका को कॉन्क्वेस्ट करने के बाद वहां पे स्पेनिश, इटालियंस, पोर्तुगीज, ब्रिटिशर, जर्मनी, बहुत सारी कंट्री के लोग वहां पे पहुंच गए। और क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रीशियस मेटल के काफी माइन वहां पे उन्होंने सर्च कर ली। और वहां से मेटल निकालने के लिए गोल्ड और सोना माइन से विड्रा करने के लिए उन्होंने कंपटीशन में फाइट करना पड़ा। अब वो जो कंपटीशन आ गया उस एरिया के अंदर अपना अपना कैप्चर करने के लिए, तो उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग वर हेल्ड इन 1885 इन बर्लिन। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ ए जर्मनी। जर्मनी में आकर के यूरोपियन कंट्री ने बर्लिन में एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में वो जो अफ्रीका का मैप था उसको रख करके स्केल से काट दिया। अब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो उसकी जो बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन पे है, ऐसे ऐसे करके स्ट्रेट लाइन पे उसकी बाउंड्री है। तो ये एक कंट्री है, फिर दूसरी कंट्री है। तो ये कंट्री जो फिक्स, क्योंकि हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है वो स्ट्रेट बाउंड्री नहीं है, कहीं भी सीधी लाइन नहीं है, वो आड़ी तिरछी कटी फटी है। तो लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो कंट्रीज हैं उनकी बाउंड्री स्ट्रेट है। ये स्टेट बाउंड्री कब और किसने की थी? ये इसी ने 1885 के अंदर बर्लिन में यूरोपियन पावर्स ने, ये यूरोपियन कंट्रीज के जो लीडर थे उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था, जो आज भी अफ्रीका के मैप में आप उनको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है क्या, ये यूरोपियन कंट्री की पब्लिक थी, ये क्या कर रही थी, यानी कि वो कंट्री दूसरे एरिया में अपने पावर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंपटीशन में फाइट कर रहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे, जब अफ्रीका में पहुंच गए तो अफ्रीका में पहुंचने के बाद रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? कैटल प्लेग दे सकते हैं। ये जैसे हमारे पास प्लेग की बीमारी होती है, ठीक वैसे ही प्लेग की बीमारी जो एनिमल्स में होती है उसको रिंडरपेस्ट बोला जाता है। रिंडरपेस्ट और एक कैटल प्लेग लेटर 1880, वो तो हमने पहले पढ़ लिया कि यूरोपियन कंट्री वहां पे चली गई थी और उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया था। बट ए अफ्रीकन पब्लिक डिड नॉट वांट टू वर्क ऑन द वेजेस and a European government, European leader forced the African public for the work in a mine। क्योंकि जो माइन में काम करने के लिए इतनी सारी पब्लिक तो यूरोप से जाएगी नहीं, इसलिए माइन में काम करने के लिए और प्लांटेशन वर्कर के लिए उनके पास रिक्वायरमेंट हुई। तो वहां पे प्लांटेशन करने के लिए उन्होंने फोर्स डाला यूरोपियन कंट्री के लोगों ने अफ्रीका पब्लिक पे और माइन में काम करने के लिए। बट ए अफ्रीकन पब्लिक अपोज्ड देयर ए प्रपोजल। अब उसके अपोज में क्यों हो गए? क्योंकि उनके पास सफिशिएंट एनिमल्स थे, उनके पास लैंड मास थे और वो जानते नहीं थे कि वेजेस पे भी काम होता है, इसलिए वो अपनी रिक्वायरमेंट खुद ही फिल कर लिया करते थे। इसी पॉइंट्स पे वो जब इग्नोर करने लगे उनको, तो यूरोपियन कंट्री इम्पोज द हाई टैक्स। उन्होंने क्या कर दिया? उनके ऊपर टैक्स डाल दिया। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्होंने फोर्स किया। और दूसरा, उनके पास फैमिली राइट्स भी चेंज कर दिए। फैमिली राइट्स, it means one person was able to get their ownership on the land, कि केवल फैमिली का एक ही आदमी उसकी ओनरशिप लेगा और बाकी जो आदमी है वो लैंडलेस रहेंगे।
इस प्रकार से उन्होंने लैंडलेस करने का पर्पज यही था कि वो माइन में काम करे, प्लांटेशन में काम करे। ये नया फैमिली राइट्स उन्होंने दे दिया। टैक्स जब वो कल्टीवेशन करते तो उसके ऊपर टैक्स लाद दिया। इसके साथ ही वहां 1880 में इरिट्रिया पे इटालियन सोल्जर्स ने अटैक किया था और इटालियंस के लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करवाया जाता था। उसमें एनिमल्स का मीट होता था। उस मीट के साथ ही रिंडरपेस्ट के जो डिजीज थे वो वहां अफ्रीका में पहुंच गए। 1892 तक वो डिजीज फॉरेस्ट फायर की तरह, क्योंकि जब आप देखते हैं कि जंगल में जब आग लग जाती है तो वो उसको हमें जल्दी से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो जैसे वहां पे फॉरेस्ट फायर होती है, ठीक वैसे ही वो रिंडरपेस्ट की बीमारी एक एनिमल से दूसरे एनिमल से जाते जाते वहां 90% कैटल्स की डेथ हो गई। ये हालात यूरोपियन कंट्री ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में क्रिएट कर दिए। ऐसे उनको जॉबलेस बना दिया और वो लोग एग्री हो गए उनमें प्लांटेशन और माइन में काम करने के लिए। और ब्रिटिश यूरोपियन कंट्री इम्पोज द स्लेव सिस्टम ऑन अफ्रीकन पब्लिक। इट्स ओके।